हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो क्लास प्लस टू का हाफ ईयरली टेस्ट लिया था उसके मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज वोल्ट मीटर। तो देखो पोटेंशियल की वोल्ट होती है, हो नहीं सकता, और पोटेंशियल एनर्जी की जूल है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, मतलब इन दोनों में से एक होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई ए कोस थीटा। कोस थीटा की यूनिट होती नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन चार्ज, और एरिया को हम दो बार डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है। ये आ गया वर्क अपॉन चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब आप यूनिट देखो, वर्क अपॉन चार्ज हमारे पास पोटेंशियल होता है, इंटू में क्या आ गया डी। तो पोटेंशियल के लिए हमारे पास यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो हम कह सकते हैं एक्चुअली जो फ्लक्स है उसी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट मीटर। तो इसका जो है आंसर ए आएगा। सेकंड हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, वो क्लोजर होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी चार्ज मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज है, आप इसकी वजह से देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाते हैं। ये वाला जो गैप है ये बढ़ता जाता है, ये इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। तो ए ऑप्शन तो ट्रू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो वहां पे क्योंकि दूर जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, सॉरी पास सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तभी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर स्पेस कम होता है। तो ए ऑप्शन तो ठीक है। साथ के साथ इसका बी ऑप्शन देखते हैं, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस। शार्प एजेस के साथ भी, जहां पे शार्प एजेस होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे शार्प एजेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा ज्यादा होता है। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम यहां पे देखेंगे एरिया कम है, एरिया कम होने से जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां जो है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्लोजर होते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है कॉपर की एक रोड की और एक थिन वायर की, किसकी ज्यादा होगी या कम होगी। तो हमें पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए दोनों के लिए क्या होगा, सेम। हालांकि रेजिस्टेंस तो करती है क्योंकि रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होती है, ये कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं वो नहीं करती। फिर वो कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी सीरीज में। इसका आंसर बी आएगा। इसके बाद अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वोल्टेज और करंट के बीच में अपने को बताना है, इनमें फेज डिफरेंस के बारे में बात करनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है, इसके अंदर ये पूरा एंगल होता है। अगर हम फाइनल एंगल इसको देख लें, ये हमारे पास करंट का पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल में से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 पाई टी और 100 पाई टी तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये जो है माइनस का पाई बाय 6 और ये प्लस का पाई, इनकी जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो, पाई बाय 6 एक का, जब उसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का पाई बाय 6, दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है हमारे पास, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री से आगे चल रहा है, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 60 डिग्री। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर एंड ऑन इमर्जिंग इनटू ऑयल। वो कह रहे हैं अगर एयर और हमने किसी ऑयल में कैपेसिटर को इमर्ज कर दिया तो हमारे पास ये दो अलग अलग कैपेसिटेंस आती है, अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम बाय कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, इन्हीं की रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 50, माइक्रो माइक्रो कट जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी पार्ट, सॉरी इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में हमें कहा गया कि दो कैपेसिटर हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो सी थी। अगर उनको एक में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फिल कर दिया तो अपने को बताना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो बच्चों हमें पता है सीरीज में कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/c, तो याद आएगा 1 जो सी नेट हम निकाल रहे हैं, पहला तो सी ही है। अब जो दूसरा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किया है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है, तो याद है के इंटू
सी। अभी दोनों सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर नहीं कर सकते, इस तरह से 1/cs आ जाएगा 1/c प्लस 1/kc। अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नीचे kc², यहाँ आ जाएगा kc प्लस में यहाँ आ जाएगा c, ऊपर c कॉमन ले लो तो हमारे पास आ जाएगा 1/cs इज इक्वल टू k प्लस 1, और नीचे हमारे पास जो ऊपर c था और नीचे था kc², ये स्क्वायर से एक c कट जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस सीरीज आ जाएगी k, एक तो ये k बच गया, यहां से एक ही c बच गया और नीचे आ जाएगा k प्लस 1, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा a, क्योंकि देखो kc ऊपर kc है, बस यहाँ पे 1 k प्लस 1 है, वहां 1 प्लस k है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अपने को ये कह रखा है कि हमारे पास दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ये क्यू चार्ज हम मान लेते हैं यहां पड़ा है और दूसरा क्यू चार्ज यहां पड़ा है। इनके बीच में बिल्कुल सेंटर में सेंटर में हम कितना चार्ज रखें, बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर पे कितना चार्ज रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम का मतलब समझो बच्चों, यहां पे क्यू चार्ज रखना है, मतलब हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0। अगर हम कह दूं A, B, C सब पे फोर्स 0, हम C वाले पे नेट फोर्स 0 करके देखते हैं। तो पहली बात तो A वाला C को रिपेल कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, पहली बात तो बच्चों मैं ऐसे बता दूं इसका आंसर जो है वो A आएगा, हम देख के बता सकते हैं क्यों A आएगा, क्योंकि आप देखो कि इसमें जो चार्ज है, क्योंकि A वाला B को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब A वाला C को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब B जो है C को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव में दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो A और एक C पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि बीचों बीच अगर हम एक माइनस क्यू चार्ज रख देंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना ये इसको रिपेल कर रहा है ये पास होके उतना ही अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा नहीं। तो देख के भी हम बता सकते थे, लेकिन अभी मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। अगर हम देखें C चार्ज को मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑन C ड्यू टू B। इस डिस्टेंस को मान लो L है और ये भी L है। जब आप A और C में फोर्स देखोगे, C पे A की वजह से फोर्स देखोगे तो आ जाएगा K, ये चार्ज Q और यहाँ पे ये चार्ज Q, डिस्टेंस जो है L और L 2L हो गया, 2L का स्क्वायर करेंगे तो 4L² आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इन दोनों में फोर्स देख लो, ये नेगेटिव होगा क्योंकि A वाला C को रिपेल कर रहा है, तो ये वाला अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको अपने से एज्यूम कर लेना नेगेटिव होगा। तो K Q यहाँ पे चार्ज है स्मॉल q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस है L का स्क्वायर, तो K कैंसिल हो जाएंगे, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो Q है वो आ जाएगा कैपिटल Q/4। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइन्थ क्वेश्चन में अपने को पूछा है RMS वैल्यू करंट की कितनी होगी, करंट की 10 दे रखी है सॉरी, और पीक वैल्यू पूछी है। हमें पता है RMS जो होता है वो होता है I0/√2। अब इस √2 को वहां ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I0 इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ IRMS, जो कि अपने को दे रखा है 10। √2 होता है 1.414, जब 1.41 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो A आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर हमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर एक बार देखना वो ब्लैक तो नहीं हो गया। फिर हमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, अगर AC की फ्रीक्वेंसी को 4 गुना कर दिया, 4 टाइम कर दिया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। हमें पता है XL का फार्मूला होता है ओमेगा L, इसी को 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 4 गुना होगी तो ये चीज भी क्या हो जाएगी 4 टाइम, तो हमारे पास C आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है E जो एक्सियल है वो होता है 2 टाइम E इक्वेटोरियल, क्योंकि E एक्सियल का फार्मूला 2kp/r³ होता है और E इक्वेटोरियल का kp/r³ होता है। तो इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्सियल है वो 2 गुना होता है E इक्वेटोरियल का। इस इक्वेशन के अंदर अपने को बताना है कि ये अगर करंट की इक्वेशन दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है और दूसरा अपने को बताना है फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम कोई भी एक चीज सोल्व करके देखते हैं, RMS वैल्यू देख लेते हैं कैसे आएगी, क्योंकि हमें पता है I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो बेसिक बात है, इसमें जो ओमेगा है वो तो दे रखा है 400 पाई। हो सकता है ओमेगा की नीड ही ना पड़े अपने को, इस पहले से ही आंसर आ जाए। और I0 जो है अपने को ये दे रखा है 50√2।
अगर हम यहां से IRMS निकालें, IRMS होता है आई नोट बाई √2। देखो आई नोट कितना दे रखा है यहां से 50√2, तो 50√2 के डिवाइड में √2 करोगे तो हमारे पास जो IRMS है वो आ जाएगा जस्ट 50। तो आप देखो इसमें 50 एम्पियर वाले कितने ऑप्शन हैं, तो एक ही ऑप्शन है ए 50 एम्पियर वाला। देखो इसमें 50√2 एम्पियर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और 200 एम्पियर ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर जो है वो आएगा ए। फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो फिर भी चेक कर सकते हो। इस ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई बाय ts इज इक्वल टू, ये दे रखा है 400 पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट के 200 आ जाएगा। 1/t कोई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी 200 आ गई, तो 200 ये हमारा आंसर भी आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अपने को कह रखा है व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, जिसकी फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज है और RMS वैल्यू दे रखी है। बच्चों हो सकता है एक से ही अपना आंसर आ जाए। अब देखो हमारे पास यहां पर 75 हर्ट्ज दे रखा है, तो ओमेगा निकाल लो। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, जब 75 इंटू 2 इंटू पाई करोगे तो ये 150 पाई आ जाएगा। 150 पाई देखो किसके अंदर है, 150 पाई तो कईयों में है, जैसे साइन यहाँ पे 150 पाई टी है, यहाँ भी, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। अपने को पीक वैल्यू, ये तो श्योर है कि ये है नहीं आंसर। अब अपने को पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी पड़ेगी। RMS वैल्यू अपने को दे रखी है, तो I नोट बाय में √2 को बोलते हैं IRMS। √2 यहां आ जाएगा, तो जो I नोट है हमारे पास, I नोट बन जाएगा 20 इंटू √2, तो 20√2 देखो किसके साथ है, तो इसके साथ है, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है 1/√2 टाइम कब बन जाएगी पीक वैल्यू का। वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, या E से भी नोट कर सकते हो। ये कह रहे हैं 1/रूट टाइम हो जाए पीक वैल्यू का, मतलब इस V को हम कितना पुट करते हैं, V नोट बाय √2, और यहां तो क्या है V नोट साइन ओमेगा टी। देखो ये V नोट से V नोट कट जाएगा, साइन ओमेगा टी वहां पर आ गया 1/√2। 1/√2 को बोलते हैं π/4, तो π/4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन π/4 इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी, क्योंकि एंगल 45 डिग्री जब होगा ना, इसकी वैल्यू 45 होगी, तो ये 1/√2 होगा। 45 को हम बोलते हैं π/4, तो हमारे पास आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा को और सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा को हम बोलते हैं 2π/t या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। तो अब हमारे पास ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, टी ऊपर, तो जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी कोई भी टाइम को बोलते हैं, ये एट एनी टाइम वाला टी है, और कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, t/8 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में अपने को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में अपने गॉस थ्योरम के बारे में सब कुछ बता रखा है और अपने से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कह रहे हैं SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। कोई एरिया को ऐसे भी लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूटन, देखो इसमें न्यूटन भी है, पर कूलम भी है और मीटर स्क्वायर भी है। इसका सी आंसर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, क्योंकि कोस थीटा जब भी आ जाए दो वेक्टर की कोस प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होती है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को कहा गया है कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, एक तो -2Q और एक Q। हम यहाँ पे बना लेते हैं। A डिस्टेंस के ऊपर चार्ज पड़ा है -2Q, और हमारे पास 4A डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस तो A है और 4A डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। यहाँ चार्ज पड़ा है हमारे पास +Q, और वो कह रहे हैं एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 3A है। तो अगर ये हमारे पास डिस्टेंस 4A है तो 3A इससे पहले यहाँ का आएगा। ये हमने स्फीयर ले लिया, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि जो इसका सेंटर है ओरिजिन पे हमने ले लिया, इसकी रेडियस कितनी आ गई 3A। अब आप देखो ये वाला चार्ज तो है, वो तो इसके अंदर है नहीं, इसमें कितना चार्ज है, इतना ही। तो हमें फ्लक्स बतानी नेट कितनी आएगी, तो हमें पता है स्फीयर के अंदर ओनली -2Q चार्ज है। तो फार्मूला होता है फ्लक्स का φ = Q नेट बाय एप्सिलॉन नोट। तो Q नेट हमारे पास 2Q है और एप्सिलॉन नोट हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बी आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है कि क्यूब के सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा है क्यू, उसकी साइड एल दे रखी है, साइड कुछ भी उस पर डिपेंड करता ही नहीं फ्लक्स, और किसी भी पूरे क्यूब में से तो आएगा नेट फ्लक्स बार क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, किसी एक फेस से पूछा हो तो आ जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ एक फेस से पूछा है तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसमें कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे केस स्टडी में, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें नेट चार्ज है क्यू, क्योंकि 2 क्यू में से क्यू माइनस हो गया तो नेट अंदर क्यू बच गया, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब हम एक बार इनका शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन का। वो कह रहे हैं 6 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, कंडक्टर में से पास नहीं कर सकती, कंडक्टर पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, और ये क्राउडेड होती हैं जहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ हाई होती है। फिर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन पैरेलल प्लेट शीट्स की वजह से अपने को बतानी है। 2 थिन पैरेलल प्लेट दे रखी है, तो हमारे पास गॉस थ्योरम की हेल्प से हम एक प्लेट का तो निकाल लेंगे आंसर। एक प्लेट का हमारे पास आ जाएगा जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर अपने को 2 प्लेट की वजह से निकाल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, तो 2 प्लेट की वजह से आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उन्होंने पूछा डिफाइन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टेंस। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया और कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर अपने से पूछा है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। देखो बच्चों, अपने को करंट और एरिया चाहिए नहीं, अपने को कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में चाहिए। तो कैसे भी करके आई को चेंज करो। करंट होता है वोल्टेज के अपॉन में रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं एल से लिख रहा हूं, वैसे इस फार्मूले को V = ED से वेद से याद रख सकते हैं। तो डिस्टेंस की जगह मैंने बस यहाँ पे L लिख दिया, डिवाइड में आ गया RA। तो बच्चों 1/R को ही हम बोलते हैं कंडक्टेंस, तो J = आ गया E कंडक्टेंस, L नीचे A, ये हमारे पास आ गया J = EG/L/A। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग वायर कॉपर की होती है क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है। दूसरा ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट नहीं करती। इस 19th का बी पार्ट है अपने पास, अपने को लेंथ दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, अपने से रेजिस्टेंस भी दे रखी है, रेजिस्टिविटी पूछी है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ρ/A/L और एरिया को हम लिख सकते हैं πr²। रेडियस हमारे पास दे रखी है, देखो ये डायमीटर था, इसको 2 से डिवाइड करो तो 0.2 mm थी, तो इसको मीटर में हमने चेंज कर दिया। अब हम इनमें सारी वैल्यू पुट करके आंसर खुद से निकाल सकते हैं। लेंथ अपने को 1 मीटर दे रखी है, यहाँ 1 पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, यहाँ 2 पुट कर देंगे। पाई अपने को 3.14 दे रखा है। रेडियस का स्केयर करोगे तो आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻6। इसका स्केयर करोगे आ जाए, इनको सोल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पूछी है और इसकी डेफिनेशन। पहले तो इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है, VD = EE/τ/m। अगर यहां पर माइनस लगाओगे तो लिखना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट में अपने को इंड्यूस EMF करनी है बाय चेंजिंग एरिया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोयल है जो कि V वेलोसिटी से हम इसके अंदर मूव कर रहे हैं और ये dx डिस्टेंस अंदर ले गए, जिसकी वजह से dA एरिया चेंज हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो E = BLV हमारा आंसर आता है। इसी को मोशनल EMF भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं 27 ड्रॉप हैं सेम साइज की और जिनका पोटेंशियल अपने को 220 वोल्ट दे रखा है। उनसे एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है। देखो छोटी ड्रॉप जो है इसका पोटेंशियल होगा KQ/R, KQ में R, इसी का पोटेंशियल। ये अपने को 220 वोल्ट दे रखा है, ये इसका फार्मूला है। अब जो बड़ी ड्रॉप हम बनाएंगे ऐसी 27 ड्रॉप करके, पहले तो हम उस पर मानते हैं कि चार्ज कितना आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर क्यू चार्ज था वैसी 27 ड्रॉप्स मिली है तो 27 गुना ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा। अब रेडियस देखते हैं, जो बड़ी ड्रॉप है इसकी वॉल्यूम हम मान लेते हैं 4/3 पाई R3, इसकी रेडियस R मानते हैं। इसकी जो वॉल्यूम है वैसी 27 ड्रॉप्स मिली है, तो 27 इंटू 4/3 पाई r³ करेंगे, क्योंकि ये तो एक ही ड्रॉप की वॉल्यूम थी। ऐसी 27 मिलेंगी तो बड़ी ड्रॉप बनेगी। यहां से 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा,
और आप क्यूब रूट लोगे तो हमारे पास जो है आर आ जाएगा 3 टाइम ऑफ स्मॉल आर। अब हमारे पास बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के कैपिटल Q बाय हम कैपिटल आर। ये बड़े ड्रॉप के लिए V डैश निकालते हैं। जब आप यहां पे K पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K कैपिटल Q की जगह आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू स्मॉल Q और इसकी जगह आ जाएगा 3R। 3 से कट के 9 आ जाएगा तो हमारे पास आ गया K 9Q बाय R। के क्यू बाय स्मॉल आर, इतनी चीज को हम क्या बोलते हैं तो हम ये के क्यू बाय स्मॉल आर को बोलते हैं 220। तो हमें 220 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 1980 है समथिंग, इतना आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायर्ड सावर्ट्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेमी सर्कुलर वायर से। तो पहले हम पूरी लूप के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसका हाफ कर दो तो भी कर सकते हैं, या इंटीग्रेशन ही हाफ लूप के लिए कर दो। इसका आंसर आता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। तो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल लूप के लिए करोगे तो आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R। फिर अपने को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और उसके लिए एक्सप्रेशन बतानी है। तो ये थ्योरी का टॉपिक है यूनिट ऑल्टरनेटिंग करंट का। वैसे इसका आंसर आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नोट। और अपने को इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर उसकी 4 वोल्टेज भी दे रखी है और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, मतलब इस पे पोटेंशियल 0 है। तो बताना है जब दोनों कंबाइन करें कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होगा। जब भी दो कैपेसिटर को हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी के लॉस का डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा E इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 पूरे का होल स्क्वायर। अब V2 तो अपने को 0 दे रखा है क्योंकि दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज था। V1 सारी वैल्यू दे रखी है, C1 दे रखा है 600 पिको फैरेड, 600 पिको मतलब 10⁻⁻12। ऐसे ही C2 भी दे रखा है, इनकी मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को ऐड करो और V से 200 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। वो अपने कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो कि D डिस्टेंस पे हैं F है। वो कह रहे हैं कितना हम दूर रखें या कितना पास रखें सेम मीडियम बट फोर्स 3 गुना हो जाए। तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहले वाला फोर्स और दोनों फोर्स को इक्वल लेट कर लेते हैं। पहले इसका एक ही पार्ट में करवा देता हूं। हम मान लेते हैं कि जो पहले ओल्ड फोर्स था और न्यू फोर्स है वो इक्वल रखने हैं। ओल्ड फोर्स का फार्मूला था K Q1 Q2 बाय R और K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जो न्यू फोर्स है ये अपने को इक्वल नहीं रख सकते, अपने को ये क्या रखा है जो न्यू फोर्स है वो 3 गुना है ओल्ड फोर्स का। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यू फोर्स का फार्मूला रखो तो आ जाएगा K Q1 Q2, क्योंकि मीडियम वही है चार्जेज वही है, बस डिस्टेंस चेंज हो गया। इस डिस्टेंस को अपन लिख देते हैं x स्क्वायर से। अब अपने को ये x निकालना, देखो K से K कैंसिल, Q1 Q2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू R बाय रूट 3। ये अपना फर्स्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है हमने ऑब्जेक्टिव में ही सोल्व कर लिया था और इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ निकालनी है। इसका फॉर्मूला आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है, उसकी लेंथ दे रखी है, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग दे रखी है, 400 टन ईच। तो हमारे पास डायमीटर भी दे रखा है सोलेनोइड का, करंट भी दे रखा है। वो कह रहे हैं एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। बच्चों हमारा फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। N नंबर ऑफ टर्न होती है पर हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है 400, इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न और लेंथ को अलग से डिवाइड कर देंगे। और करंट तो हमारे पास और साथ में ऐसी ऐसी 5 लेयर कह रखी है, ऐसे 1 2 करते करते ऐसी ऐसी 5 लेयर्स अपने को दे रखी है। ये वैल्यू हमारे पास है पड़ी, लेंथ 80 सेंटीमीटर तो 80 बाय 100 मीटर कर लेंगे। ये 400 दे रखा है अपने को। करंट भी देखो अपने को दे रखा है 8.0 एम्पियर। म्यू नोट की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। मैं एक बार यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 400 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 80 बाय 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मर और लॉसेस बताने, ये भी थ्योरी का टॉपिक है। इसके बाद गॉस थ्योरम का यूज करके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बताना है, तो इसके आउटसाइड के लिए जो आंसर है वो आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्केयर, और सरफेस पे बस ये कैपिटल आर और अंदर जीरो। किरचॉफ लॉ की हेल्प से इसके अंदर अपने को करंट फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन अलग से सोल्व कर रखा है, वो मैं बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेरी फर्स्ट लूप एफ सी बी ए एफ के लिए, मतलब एफ से चले और अपने को यहीं खत्म होना है, इस लूप के लिए हमने लगाया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हम एफ सी बी ए एफ यहां से चल रहे हैं, एफ से सी चल रहे हैं। जब एफ से सी इधर चलेंगे तो 8 इंटू हमने ये लिख दिया 8 इंटू I1 प्लस I2। जब सी से हम वहां जाएंगे तो हमारे पास इस ब्रांच के अंदर I1 करंट है, तो I1 थ्रू आउट इस ब्रांच में रहेगा, तो 3 इंटू I1, आगे जाते जाते 2 इंटू I1 और फिर ये 2 इंटू I1, मैंने इकट्ठा लिख दिया 7 इंटू I1। इसके बाद रास्ते में एक हमारे पास बैटरी आई थी EMF, और छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रख दी। इसको हमने सोल्व किया तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली किरचॉफ का वोल्टेज लो लगा दिया एफ सी डी ई एफ के लिए, यहां भी वही 8 इंटू दिस, और इस ब्रांच के अंदर करंट चल रहा है I2, तो 3 इंटू I2, 1 इंटू I2 और 2 इंटू I2, हमारे पास 6 इंटू I2 हो गया। इन दोनों को हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो 8I1, 14 का 7 और ये 1। अब इस इक्वेशन को तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से जो I1 है, I1 आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको सोल्व कर लिया तो 10/73, ये 4 नीचे यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 10/292 हमारे पास I1 आ गया। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ईच ब्रांच के अंदर करंट पूछ रखा है, तो I1 हमने निकाल लिया और I2 निकाल लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इस ब्रांच में नेट करंट I1 I2 जा रहा है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो करंट इन ब्रांच FC कितना आ जाएगा हमारे पास, करंट इन ब्रांच FC हमारे पास आ जाएगा, इनको ऐड कर दो। तो हमने I1 और जो ये I2 निकाला था, इन दोनों को ऐड कर दिया, 10/292 प्लस में 9/73, तो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा, एलसीएम लेके 292 इसका एलसीएम आया, ये आ जाएगा 10 + 36, मतलब कि 46/292। हो सकता है कि कोई मिस्टेक होगी इतना जल्दी जल्दी बताने में, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में